तो बच्चों हमने देखा अभी तक कि क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है ना, आयोनाइजेशन कैसे होता है, आयन से कंपाउंड कैसे हम बनाते हैं और कंपाउंड से आयन कैसे हम बनाते हैं। तो ये हमने अच्छे से देख लिया। अब हम बात करेंगे उन बेसिक टर्म्स का जिनका इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में बहुत ज़्यादा है। और हम ये कह सकते हैं कि उन बेसिक टर्म्स को बिना सीखे कोई बच्चा कभी न्यूमेरिकल बना ही नहीं सकता, चाहे वो न्यूमेरिकल फिजिक्स का हो चाहे वो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री का हो। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं उन्हीं 7 टर्म्स के या कहें यूनिट्स की जिनके आधार पर पूरा केमिस्ट्री और पूरे फिजिक्स के सारी क्वांटिटी को रखा गया है। तो चलिए देखते हैं 7 बेसिक यूनिट क्या क्या है। तो 7 बेसिक यूनिट आपको यहाँ पर दिख रहा है 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, सॉरी ये हो जाएगा 1 इसको ले लेते हैं अपन, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, 5 ये है, 6 ये और ये 7। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि एक एक यूनिट यहाँ पर मैंने लिखा है जैसे मास। ये जो मैंने यूनिट जो लिखा है ना मैंने, ये सारे के सारे फंडामेंटल यूनिट हैं। फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है जो कि किसी अदर यूनिट पे डिपेंड ना करे। मास किसी भी यूनिट पे डिपेंड कभी नहीं करता, जिसका जो मास है उसका वो मास है। अगर हम किसी और वैल्यू को बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो उससे उसके मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से लेंथ, किसी का लेंथ किसी पे डिपेंड नहीं करता, किसी का टाइम किसी पे डिपेंड नहीं करता, है ना। तो यहाँ पर मैंने जिन चीज़ों को लिखा है वो कभी भी किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगी, इसलिए हम इनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटी। और इनकी यूनिट्स को हम बोलेंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला अपना मास है, मास का सिंबल होता है कैपिटल M से शो करेंगे और इसका जो यूनिट होगा वो होगा केजी, केजी मतलब किलोग्राम। ठीक है, SI में किलोग्राम होगा और वैसे तो ग्राम में भी इसको हम लोग डोनेट करते हैं, किसमें, CGS में। CGS के केस में ग्राम और ऐसे में तो SI में किलोग्राम। लेंथ की बात करें तो L और मीटर। ठीक, इसके अलावा लेंथ का और भी बहुत सारा यूनिट होता है ना। मीटर दिख रहा है, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, फर्मी, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, वो सब भी है, पर वो यूनिट अभी हम बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल आप समझिए कि मीटर है ना, जो कि SI यूनिट है, हमको काम SI में ही करना है। टाइम, टाइम क्या है अपना, सेकेंड टाइम का। ठीक है, कई बार आवर भी होता है इसका। इलेक्ट्रिक करंट का I यूनिट क्या होगा, एम्पियर। टेम्परेचर का क्या होगा, T। कई बार थीटा से भी हम टेम्परेचर को शो करते हैं, कैपिटल T या फिर थीटा। और इसका जो SI यूनिट रहेगा वो क्या होगा, केल्विन। देखिए ये जरूरी इसलिए है कि देखो कई बार क्वेश्चंस में क्या होता है कि ना हम लोग को केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन दिया होता है वो दिया होता है डिग्री सेल्सियस में। जो टेम्परेचर रहेगा वो क्या में दिया रहेगा, डिग्री सेल्सियस में। लेकिन अब हमको उस डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, किसमें, तो केल्विन में। क्या करेंगे उसके लिए, हम क्या करते हैं डिग्री सेल्सियस में 273 का ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम आगे देखेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल देखो, बता ही देता हूँ, यहाँ बताता हूँ। मान लो दिया है अपने को 98 या ऐसा कर लेते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मुझे इसे करना है केल्विन में कन्वर्ट, क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। केल्विन में निकालने के लिए 273 प्लस 100 कर दूंगा मैं, यानी डिग्री सेल्सियस को इसमें मैंने ऐड कर दिया। मतलब सिर्फ 273 आप ऐड करो, वो अपने आप केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो केल्विन में कितना होगा, 373। तो याद रखना कि जो टेम्परेचर केल्विन में 373 है वही डिग्री सेल्सियस में 100 होगा। ठीक है, चलिए। तो एक होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, जिसका यूनिट होता है कैंडेला, और एक है अमाउंट ऑफ मैटर, जिसका है मोल। ये अमाउंट ऑफ मैटर जो है ना, ये केमिस्ट्री की जान है। क्या है, जान। इसके बिना आपका फिजिकल केमिस्ट्री जो है बहुत कुछ अधूरा रहेगा। तो ये मोल वर्ड तो आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलेगा बार बार। ठीक है, इसके बारे में हम इसका पोस्टमार्टम करेंगे, आगे चल के पूरा डिटेल करेंगे, है ना। फिलहाल तो इतना आप समझो। चलिए, तो आई होप ये आपको आया होगा समझ में कि कितने हमारे पास क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। कुछ होते हैं डेराइव यूनिट्स। डेराइव यूनिट्स हम बनाते हैं फंडामेंटल से। ठीक है, वो चीज, वो टॉपिक फिजिक्स का है एक्चुअली में, तो उसको वहां चर्चा करेंगे। फिलहाल ये समझना है हमको कि फंडामेंटल कितने हैं, 7। ठीक है, और जितने डेराइव बनेंगे ना वो सब फंडामेंटल से ही आएंगे। डेराइव की जो ओरिजिन आएगी वो किससे आएगी, फंडामेंटल से ही आएगी। ठीक है, अब बात करेंगे कुछ टर्म्स का। इन टर्म्स का भी यूज होगा केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल बनाते समय। देखिए ये सब क्वेश्चंस ना कभी ऐसा अलग से एंट्रेंस में नहीं पूछता, ठीक है, या किसी बुक में या किसी एग्जाम में नहीं पूछता। लेकिन ये सब क्वेश्चंस जब हम क्वेश्चन बनाएंगे न्यूमेरिकल्स, तो वहां पर ये ऐसे टॉपिक्स हैं, ऐसे टर्म्स हैं
जो क्वेश्चन बनाते समय कई प्रकार की अड़चनों को क्या करेंगे, जन्म देंगे, और उन अड़चनों को जन्म ना हो या वो मुसीबत से आप ना उलझो, इसलिए हम आपको ये टॉपिक पहले क्लियर कर देते हैं कि जब मैं एटीएम को टॉर में बात करूं तो ये होना चाहिए, है ना, सेंटीमीटर को मीटर में करूं तो ये होना चाहिए। वो चीजें मैं बोलूं तो आपको दिमाग में आए तुरंत, आपका माइंड जो है वो उसको कैप्चर करे कि हाँ सर ने इस चीज को ऐसा बताया था। तो इसलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर याद दिला रहा हूँ इस चीज को, तो आपको इसको याद भी रखना है अच्छे से। देखिए प्रेशर का जो यूनिट होता है बेसिकली क्या होता है, एटीएम। तो 1 एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू होता है 760 टॉर, टॉर में बोलेंगे तो 760, या फिर 760 mm ऑफ Hg, ये भी सही है, या फिर 760 या 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अगर हम पास्कल की बात करें तो प्रेशर का ही यूनिट होता है पास्कल, और पास्कल में हम लिखते हैं 1.01 10 to the power 5 पास्कल। तो 1 एटीएम इज इक्वल टू 1.01 10 to the power 5 पास्कल। और अगर हम बात करें लास्ट में एक और यूनिट है न्यूटन पर मीटर, तो 1.01 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर। तो ये होगा क्या इसका प्रेशर का यूनिट जो कि हमने लिखा है ना। इसके अलावा बार भी होता है, एक तो बार के नाम से भी आता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम बड़ा झोल रहता है इसमें। जब हम बात करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर की, ये मोल कॉन्सेप्ट में जब हम पढ़ेंगे आगे चल के मोलैरिटी, मोलैलिटी, है ना, मोल फ्रैक्शन, तो मोलैरिटी वगैरह में ना हमको ये इस वॉल्यूम का बड़ा वहां पर खेल करना है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसको एक बार आपको समझा देता हूँ। देखिए 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो अगर क्वेश्चन में कभी 1 डेसीमीटर क्यूब आता है उसका मतलब 1 लीटर ही होता है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है उसमें। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 10 to the power -3 मीटर क्यूब। और ऐसे इन सबको मतलब इस तरीके से हम लिखते हैं। अब वो कैसे लिखते हैं मैं समझाता हूँ आपको। पहले फटाक से आप क्या करो, इसको पहले नोट डाउन करो, इतने को नोट करो, यहीं पर समझाऊंगा इसको मैं, जल्दी से नोट करो। चलिए नोट कर लिया, अब समझते हैं इसको। देखो देखते हैं इसमें क्या है भाई। हाँ 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। देखिए ये हो गया। अब 1 डेसीमीटर ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है कि डेसीमीटर क्यूब में ये रहेगा 1 लीटर के बराबर, है ना। तो 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो इसको मैं अगर लिखूंगा मीटर में तो 10 to the power -3 मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो हम इसको ऐसा समझते हैं कि देखो 1 डेसीमीटर क्यूब, डेसी का मतलब होता है 1/10, डेसी नॉर्मल हम लोग पढ़ेंगे आगे, डेसी नॉर्मल, डेसीमोलर जब होगा ना सॉल्यूशन चैप्टर में, तो कंसंट्रेशंस को शो करने के लिए हम डेसी वर्ड यूज करेंगे। तो डेसी का मतलब होता है 1/10। तो कितना है मीटर क्यूब, तो 3 बार लिख लो 1/10 1/10। और ये सब में अगर मैं मीटर लगाऊंगा, मीटर मीटर मीटर, तो देखो क्या होगा कि 1/10 1/10 1/10 मतलब कितना होगा ये 1/1000 इंटू मीटर क्यूब। और 1000 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/10 to the power 3 मीटर क्यूब। इसको सॉल्व करूंगा तो ये पलट के ऊपर जाएगा तो -3 मीटर क्यूब। तो इस तरीके से तो हमने लिखा 1 डेसीमीटर क्यूब को 10 to the power -3 मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये आप रिलेशन जो है ये याद रखना इसको। अब एक टर्म देखो यहाँ पर यह आया है कि 1 डेसीमीटर यानी कि 10 to the power -3 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 to the power +3 सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आया आप देखो, ये भी इजी है। क्या करना है 10 to the power -3 मीटर क्यूब, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा देखो ये बताओ 1 सेंटीमीटर, या ऐसा करो 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर, या फिर 10 to the power 2 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता, होता है ना। बस वही कंसेप्ट लगाना है। तो इसको क्या करेंगे हम लोग 10 to the power -3 कर देते हैं। अब ये जो मीटर क्यूब है ना इसको हम 2-3 बार में लिखते हैं, मीटर मीटर मीटर। बताओ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिख सकता इसको लिख सकता हूँ ना। अब देखो क्या करेंगे मीटर 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 कर दिया। अब 10 to the power -3 तो क्या करूंगा मैं 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर। अब बताओ 1 मीटर की वैल्यू क्या होती है 1 मीटर इज इक्वल टू 10 to the power -2 सेंटीमीटर। तो मैं इसकी जगह में लिखूंगा 10 to the power 2 -2 +2 सेंटीमीटर इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर इंटू 10 to the power 2 सेंटीमीटर। और ये तो पहले से है यहाँ पर। अब देखो
पावर में 2, पावर में 2, पावर में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो बेस अगर कॉमन रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है ना। ये तो पढ़ रखा होगा आपने छोटे क्लासेस में। 2 2 2 यानी कितना 6, और सेंटीमीटर 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 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब इंटू 10⁻³ अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और क्या हो जाएगा, आंसर अपना प्लस में आएगा है ना, +3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये है 10⁻³ मीटर क्यूब का वैल्यू। तो मीटर क्यूब में बोलोगे तो इतना, सेंटीमीटर में बोलोगे तो +3 हो जाएगा ये, है ना। ठीक उसी तरह से 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब और 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। बाकी आप ऐसे इसको फिर से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये वैसे ही होगा। तो सेंटीमीटर मीटर का खेल तो हम लोग को लेंथ में भी देखना है, वहां भी इंपॉर्टेंट है ये, फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है ना। और जो कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इसमें हम आपको ये पावर वाले, पॉइंट वाले, है ना, डिवाइड, बड़े बड़े नंबर्स को डिवाइड करना है, तो इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा अक्सर, ठीक है। तो ये हम वहां पर सीखेंगे, अलग से उसका एक वीडियो बनेगा। फिलहाल आपको ये मैं केवल अभी यूनिट के बारे में बता रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट है एनर्जी का। एनर्जी का यूनिट क्या है, 1 कैलोरी। 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.2 जूल। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ना, हमको आंसर जो है वो अर्ग में लाना होता है, अर्ग में, और हमारा आंसर आता है जूल में, क्योंकि एसआई में हम काम कर रहे हैं तो जूल में आएगा आंसर। लेकिन जो ऑप्शन रहता है वो अर्ग होता है, तो क्या करना पड़ता है ऐसे केस में, जो जूल में आंसर आया रहेगा ना, उसको 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर देना, तो वो अर्ग में हो जाएगा कन्वर्ट। अब अर्ग कौन सा यूनिट है, तो एनर्जी का ही है, लेकिन ये कौन सा, सीजीएस यूनिट है, सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट अर्ग। और एसआई बोलेंगे तो जूल। 1 लीटर एटीएम की बात करें तो 101.3 जूल 1 लीटर एटीएम का, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें तो 1.6 10⁻19 जूल। तो ये रिलेशनशिप है, ये आपको मिलेगा ज्यादातर क्वांटम मैकेनिक्स में या क्वांटम फिजिक्स में, जहां पर हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी हमको ये देखने को मिलता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर होंगे और आपको अच्छे से इसको याद भी रखना है ना, लिखना तो वही है, साथ में याद भी रखना है, ताकि क्वेश्चन बनाते समय आप यूनिट में ना फंसे, ठीक है। इसके बाद मैं लेंथ का कुछ यूनिट लेकर के आऊंगा, है ना, और उसको आपको मैं समझाऊंगा, और वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा रहेगा हमारे आगे के लेक्चर्स के लिए और क्वेश्चंस के लिए भी। तो सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अब जो अपना टॉपिक आया है ये है क्या, सम बेसिक यूनिट्स, ठीक है, या सम बेसिक प्रीफिक्स, जो कहाँ लगते हैं, किसी बेसिक यूनिट के सामने लगते हैं, है ना। जैसे मान लो मीटर है तो मीटर के सामने लग गया, मान लो सेंटी लग गया पहले तो सेंटीमीटर बोल देते हैं उसको, डेसी लग गया तो डेसीमीटर बोल देंगे, किलो लग गया सामने तो किलोमीटर लग गया। तो उस किलो का मतलब क्या है, सेंटी का मतलब क्या है, डेसी का मतलब क्या है, मिली का मतलब क्या है, तो वही समझ रहे हैं हमको। और ये केवल मीटर में नहीं लगेंगे, ये कहीं भी लग सकते हैं। तो जहां जहां लगेंगे, मान लो ग्राम में लग गया तो किलोमीटर में लग गया तो वो लेंथ को बताएगा, किलोग्राम में लग गया तो ग्राम को बताएगा वो, है ना, वेट को बताएगा, मास को बताएगा। तो जो भी कुछ है, तो हमको ये देखना है कि इसमें प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है। देखो सबसे पहले हमारे पास है क्या, डेसी। डेसी का मतलब होता है क्या, डी, इसको शो करेंगे डी से, और इसका मतलब होता है 1/10। 1/10 मतलब 10⁻⁻1। अभी थोड़ी देर पहले मैं वॉल्यूम जब बता रहा था उसमें बताया था इस चीज को कि 1/10 मतलब 10⁻⁻1, पावर में 1 है ना, पलट के जाएगा ऊपर तो 10⁻1। तो ये हो गया क्या इसका डेसी का मतलब, ठीक है। सेंटी मतलब सी से शो करेंगे इसको, और क्या आएगा 10⁻²। जैसे मान लो देखो डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर को मेरे को बदलना किसमें है, मीटर में। क्यों, क्योंकि मीटर क्या होता है मेरा, ऐसा यूनिट होता है। तो देखो डेसी मतलब 1/10 कर दिए, इंटू मीटर का मीटर कर दिए। भाई डी का मतलब क्या है, डी का मतलब 1/10 मतलब 10⁻1 ना, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर क्या, 10⁻1 मीटर, इस तरीके से डायरेक्ट 10⁻1 मीटर। समझ में आया ये चीज। चलिए अब मैं सीधा इसको लिखूंगा ऐसा 10⁻1 मीटर, है ना। अब मैं बात करूंगा किसका, सेंटी का। तो बताओ सेंटी के लिए क्या है, सेंटीमीटर ले लो, मान लो सेंटीमीटर। अब उस सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर में। तो बताओ किससे मल्टीप्लाई करूं मैं, फैक्टर क्या होगा मेरा, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या होगा, -2। तो 10⁻2 मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब बताओ ये क्या है अपना, अगला क्या है, मिलीमीटर, मिली। प्रीफिक्स क्या है अपना, मिली। देखो प्रीफिक्स मतलब क्या होता है, जो पहले लगता है ना, तो क्या है ये प्रीफिक्स अपना मिली है। अब मिली को अगर मैं कन्वर्ट करना है क्या करूंगा मैं, देखो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, ये कर लिया अपन। अब माइक्रो, माइक्रो को हम म्यू से शो करेंगे, म्यू, है ना।
इसके लिए -6 होता है अपना फैक्टर जो होता है। तो 1 माइक्रोमीटर 10⁻⁻, कितना कितना होगा ये 6 मीटर। देखो 6 है ना। नैनो, बताओ नैनो के लिए क्या होगा, n से शो करेंगे। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, ठीक। इसके बाद पीको, पी से शो करेंगे तो 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पर आता है एंगस्ट्रम, आता है एक तो एंगस्ट्रम मैंने नहीं लिखा है, एंगस्ट्रम मैं यहाँ लिख देता हूँ अभी, ठीक है। ये एंगस्ट्रम आता है एक तो इसके लिए हम ऐसा एंगस्ट्रम ऐसा शो करते हैं, इसको आर्मस्ट्रांग बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग। इसके लिए हम 10⁻10 से इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है -10 होता है ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको 10 जैसे मान लो ऐसा है 1 एंगस्ट्रम इसकी इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है आर्मस्ट्रांग का कितना 10⁻10 होता है, ठीक। इसी प्रकार से फर्मी, देखो फर्मी, फर्मी मतलब F से शो करेंगे और इसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है 15 तो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻15 मीटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब सबसे बड़ा तो नहीं बोला जाए, छोटा है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एक प्रकार से। अब बात करते हैं डेका का। डेका मतलब 10⁻1 यानी 10 को ही बोल रहे हैं हम लोग, तो 1 डेका मीटर बोलेगा अगर, डेका मीटर मतलब 1 मीटर यानी 10 मीटर के बराबर होता है भाई। 10⁻1 मतलब कितना 10 ना, तो 10 मीटर के बराबर होता है 1 डेका मीटर, ठीक है। इसके बाद हेक्टो, हेक्टो मतलब 2, तो 1 हेक्टोमीटर मतलब 10⁻2 मीटर यानी 1 हेक्टोमीटर बोले इसका मतलब 100 मीटर की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। किलोमीटर तो जानते ही हो आप लोग, 1 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻3 मीटर। ये आपने पढ़ा है बचपन से, जो आपके पास आता था ना ऐसा पहाड़ा टेबल, पहाड़ा में ये रहता था किलोमीटर मिलीमीटर है ना सब, लेकिन सब भूल गए हो तो फिर याद करो, अब जरूरत है इसका। मेगामीटर, मेगा मतलब कितना 10⁻6, तो 1 मेगामीटर इज इक्वल टू 10⁻6 मीटर, ठीक है। इसके बाद गीगा, गीगा तो आपने सुन रखा होगा, कितना होता है 1 गीगामीटर 10⁻9 मीटर। गीगा जीबी सुनते हो ना, 1 GB 2 GB 1 MB, तो MB का मतलब जो हम लोग रिचार्ज डलवाते हैं ना मोबाइल में, डाटा वाला इंटरनेट वाला, तो वो गीगा और MB वो सब, M मतलब मेगा ही होता है और गीगा मतलब क्या होता है, गीगा मतलब क्या होता है जीबी, जीबी यूज करते हैं ना, जीबी, गीगाबाइट जीबी, मेगाबाइट MB, टेराबाइट TB, तो वही चीज़ है ये। टेराबाइट तो और बड़ा होता है इससे, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक आपको आया होगा समझ में। कभी मान के चलो आपको अगर क्वेश्चन आता है, लेंथ की वैल्यू दी गई है आपको 10 मिलीमीटर, तो ये इसको हमको SI में जब कन्वर्ट करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे बताओ, लेंथ इज इक्वल टू 10 करेंगे इनटू मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो बताओ क्या करना पड़ेगा, मिलीमीटर कहाँ है, ये मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दो, बस 10⁻³ मीटर कन्वर्ट हो गया। ये इतना ईजी है, ये चीजें हमको समझनी, इसीलिए इसको बताया गया है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो डायरेक्ट अभी नहीं आएंगे, पर आपके न्यूमेरिकल्स में ना ये ब्रह्मास्त्र का काम करने वाले हैं। ये जो बेसिक हम जितना पढ़ रहे हैं अभी, ये पूरा सीरीज बेसिक आपका न्यूमेरिकल में ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। तो आपको इन सब को अच्छे से एकदम डिटेल में बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है। चलिए फटाफट इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, आपने अभी देखा कि SI यूनिट के लिए क्या क्या टर्म्स थे और क्या उनके बेसिक प्रीफिक्स थे, जिन प्रीफिक्स के आधार पर हम क्या करते हैं कि कभी भी न्यूमेरिकल्स बनाते समय कहाँ पर किसका मल्टीप्लाई करके उसको उसके SI यूनिट में कन्वर्ट करना है ना, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, ठीक है, मेगामीटर, माइक्रोमीटर, गीगा। तो इस टाइप के जो भी टर्म्स थे हमने उनको देख लिया। अब हम बात करेंगे सम बेसिक टर्मिनोलॉजी इन केमिस्ट्री लैंग्वेज, मतलब केमिस्ट्री की भाषा में कुछ टर्म्स होते हैं जिनको केमिस्ट्री की भाषा में ही हम बोलते हैं, बाकी जगह यूज नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए देखो, जैसे 1 2 हम पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 पढ़ते हैं, ऐसा है ना। तो 1 2 को हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री की भाषा में कुछ अलग टर्म्स में इनको बोलते हैं हम लोग, है ना। 1 का मतलब होता है मोनो, 1 का मतलब क्या होता है मोनो। 2 का मतलब होता है डाई, कई जगह 2 को हम बाई भी लिखते हैं, BI। कई जगह होता है ये ट्राई, देखो 3 मतलब क्या हो जाएगा ट्राई, 4 मतलब टेट्रा, 5 मतलब पेंटा, 6 मतलब
हेक्सा, 7 मतलब हेप्टा या हेप्ट, हेप्ट बोलते हैं, हेप्टा बोलो, ठीक है। 8 मतलब ऑक्ट, ऑक्टेट रूल याद है आपको? ऑक्टेट रूल में हम लोग ऑक्ट यूज करते थे, ऑक्ट इसीलिए यूज करते थे क्योंकि ऑक्ट मतलब 8 होता है, इसलिए ऑक्ट बोलते थे। 9 मतलब नोन और 10 मतलब डेक। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इन टर्म्स का यूज करते हैं, ठीक है। देखो कई जगह क्या होता है, आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई कंपाउंड बनता है, जब उसका हम नाम लेते हैं, जैसे मान लो CCl4 है, अब इस कंपाउंड का जो हम नाम ले रहे हैं तो नाम क्या लेंगे हम लोग? देखो कार्बन है ये, तो हमने लिखा क्या? कार्बन। ये क्या है? क्लोराइड है ना, तो लिखा क्लोराइड। तो कार्बन क्लोराइड तो लिख दिया, लेकिन देखो ये नंबर में कितने हैं? 4 हैं, तो इन 4 को दिखाने के लिए हम यहाँ पर ऐसा 4 नहीं लिखेंगे, FOUR 4 नहीं लिखेंगे कि कार्बन 4 क्लोराइड, ये गलत है ना? क्यों? क्योंकि 4 जो है वो केमिस्ट्री की भाषा है ही नहीं, केमिस्ट्री की जो भाषा है वो 4 नहीं है, केमिस्ट्री की भाषा क्या है? 4 को हम क्या बोलते हैं? टेट्रा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? 4 न लगा के क्या लगाएंगे? टेट्रा। समझ में आ गया होगा ये चीज कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड, टेट्रा का मतलब क्या होगा? 4, ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए अपने पास आ जाए PCl5, चलो अब बताओ इस आधार पे हम नाम क्या लेंगे? क्या नाम है? पी का नाम क्या बताओ? फास्फोरस, फास्फोरस। और Cl मतलब क्या होता है? क्लोराइड। अब फास्फोरस क्लोराइड, लेकिन कितने क्लोराइड बताओ? कितने क्लोराइड हैं? 5 क्लोराइड है ना, और 5 को हम क्या बोलते हैं बताओ? 1 2 जब पढ़ते हैं तो 5 को क्या बोलते हैं? 5 बोलते हैं। पर यहाँ 5 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि 5 मैं समझ जाऊंगा, आप समझ जाओगे, पर केमिस्ट्री हमारा और आपका तो है नहीं, केमिस्ट्री पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड का होता है। तो हम कुछ ऐसे टर्म्स को यूज करते हैं जो पूरे वर्ल्ड में चले, और वो टर्म्स हमारे बेसिकली क्या होते हैं? लैटिन वर्ड्स होते हैं। तो ये भी सारे लैटिन वर्ड्स ही हैं एक प्रकार से, ठीक है। और केमिस्ट्री ही नहीं, बायो में भी हम जो अटपटे अटपटे नाम सुनते हैं ना, अलग अलग नाम, वो भी सारे लैटिन वर्ड से ही आए हुए हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो लैंग्वेज है वो डेड हो चुकी है, अब उसका किसी भी कंट्री में यूज नहीं होता, तो हम उसको साइंस में यूज करते हैं। चलिए, तो 5 की जगह बताओ मैं क्या लगाऊं? 5 तो नहीं लिखूंगा, क्या लिखूंगा बताओ? पेंट, है ना, पेंटा, ये ऐसा पेंटा। तो फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। चलो अब आप लोग खुद से लिखो PCl3 का नाम क्या होगा, सोचो। फास्फोरस ट्राई, ट्राई ना, 3 है तो क्या होगा? ट्राई क्लोराइड। तो ये नाम ऐसे आता है, आप लोगों ने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बचपन से बोल रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड, पर वो डाई कैसे आया? तो डाई ऐसे आया, देखो दो, दो क्या बोलते हैं? डाई। और ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक आ गया होगा समझ में। अब मैं बात करूँ कुछ अदर टर्म्स के बारे में, अदर लैंग्वेज के बारे में, ठीक है। फटाफट इसको नोट करें। तो चलिए बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को कैसे हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हमको? सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास क्या होता है। तो इसके लिए मैंने पहले भी इसी वीडियो में आपको बताया था इस बारे में कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास क्या होता है। तो आप फटाफट उस वीडियो को भी देख के आइए, और कम से कम आपको 20 तक का एटॉमिक नंबर और मास तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसमें number of electron, proton and neutron. So how to calculate number of proton, number of electron and number of neutron and atomic mass। ये तो यहाँ से आपको देखो नंबर ऑफ एटॉमिक मास तो वैसे आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई ऐसा दो राय नहीं है कि एटॉमिक मास याद नहीं होगा तो आप उसको निकाल सकते हो, वो आपको याद होना ही चाहिए एटॉमिक मास, ठीक है। लेकिन फिर भी एक रिलेशन मैं आपको बताऊंगा। कई बार क्या होता है कि हमको क्वेश्चन में ना एक्स बोल के देता है, मतलब कोई मान के चलो ऐसा बोलेगा कि मान के चलो कोई एटम है एक्स करके, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इतने हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इतने हैं, तो फाइंड द नंबर एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट करके। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला लगेगा, तो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा उस समय। फिलहाल हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। चलिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम जानने के लिए हम अपने दो टाइप के स्पीशीज को लेंगे, ठीक है। दो टाइप की स्पीशीज क्या क्या होंगे? तो पहला स्पीशीज हमारा होगा न्यूट्रल स्पीशीज, और दूसरा स्पीशीज हमारा होगा चार्ज स्पीशीज, ठीक। एक न्यूट्रल स्पीशीज और एक चार्ज स्पीशीज।
न्यूट्रल स्पीशीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग तरीके से निकालेंगे और चार्ज में अलग तरीके से निकालेंगे। अब आपको ये चीज पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि चार्ज के बेसिस पे जो आयन्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन सा आयन? एक कटायन और एक एनायन, यानी कि पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। ठीक है, तो पॉजिटिव आयन इसमें हम लिखेंगे, एक लिखेंगे क्या? कटायन, और दूसरा लिखेंगे एनायन। तो मैं इन तीनों का आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, आप उस फॉर्मूले को अच्छे से लिखो और उसको दिमाग में रखना, और उस फॉर्मूले के हेल्प से आसानी से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। एक चीज ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इसके क्वेश्चंस आपके नीट, जेई, जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, ठीक है, एसएससी, रेलवे और साथ ही साथ में आपका पीपीएसटी, मतलब जितना भी एग्जाम होगा, एंट्रेंस, अगर केमिस्ट्री आया तो ये उसका एकदम बेसिक टर्म होता है, तो ये सबको आना चाहिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल स्पीशीज के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो कोई भी न्यूट्रल स्पीशीज अगर होगा तो उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, और वही उसका क्या होगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलो समझते हैं। ये बताओ पहले तो न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब क्या होता है? तो न्यूट्रल स्पीशीज का मतलब आपको पता होगा, बताया था, मैं पहले ही बताया था कि जब किसी एटम में किसी भी प्रकार का चार्ज शो ना हो तो हम उसको कहते हैं न्यूट्रल स्पीशीज। जैसे कि एग्जांपल देखो, सोडियम, बताओ सोडियम के ऊपर में कोई चार्ज शो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है ना। क्लोरीन, ऊपर में कोई चार्ज शो हो रहा है क्या? कोई चार्ज शो नहीं हो रहा है। तो जब तक कोई चार्ज उस पर शो नहीं होगा तब तक क्या रहेगा? वो न्यूट्रल रहेगा। और जितने भी न्यूट्रल स्पीशीज रहेंगे ना, उन सब में हम इसी फॉर्मूले का यूज करके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? पता लगाएंगे। जैसे एग्जांपल देखो, ये बताओ सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पता है, बताया था पहले मैं तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, है ना, 11। क्लोरीन का कितना होता है? 17। ऑक्सीजन कितना होता है? 8। तो ये आपको आना चाहिए, एटॉमिक नंबर तो आना ही चाहिए। ठीक है, नंबर, ये मास की बात करें तो 23, 35.5, और ये कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो एटॉमिक मास आपको इतना आना चाहिए, इसके बाद ही आप आगे का काम कर पाओगे। तो देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे इसमें पता करना है, तो क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या बताया था? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या बताया था? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो सोडियम क्योंकि न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आएगा इसका? 11। बताया था ना, जो एटॉमिक नंबर वही उसका क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो न्यूट्रल है, तो 11। और एटॉमिक नंबर कितना है? वो तो दिख रहा है अपने को, 11, क्योंकि जो नीचे लिखा होता है वो क्या होता है? कभी भी याद रखना, जो नीचे रहेगा ना एलिमेंट के नीचे में, ये उसका एटॉमिक नंबर को शो करेगा, और जो ऊपर रहेगा टॉप में, ये उसका एटॉमिक मास को शो करेगा। तो ये 11 हुआ, ये भी 11 हुआ, और प्रोटॉन भी कितना रहेगा? यही रहेगा, 11 ही रहेगा। ठीक, क्लियर ये बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ क्लोरीन की कहानी, खुद से लिखो। चलो क्लोरीन का क्या होगा बताओ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? 11, 17 ही होगा, क्योंकि न्यूट्रल ही है। तो 17, ये भी 17, ये भी 17। और यहाँ पर इसको खुद से लिख के आना और कमेंट बॉक्स से बताना कि यहाँ पर क्या आएगा तीनों में। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये आ गया होगा समझ में। अब हम बात करेंगे चार्ज स्पीशीज के लिए, कि जो चार्ज स्पीशीज हमारा होगा इसमें क्या कहानी बनेगी। तो सबसे पहले तो देखो, चार्ज स्पीशीज में हमारा पहला होता है क्या? कैटायन। कैटायन में क्या होगा? देखो, कैटायन मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायन में होगा निगेटिव चार्ज। अब देखो, इसमें हम जो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस, ऐसा माइनस कर दो इसको, ऐसा लिखो, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या करना है? जो प्रोटॉन रहेगा ना, उस प्रोटॉन से हमको उसके पॉजिटिव चार्ज को माइनस कर देना है। इससे क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉन जो अपने को निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो, इसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। चलो, बिना एग्जाम्पल के तो आएगा नहीं समझ में, तो बिना एग्जाम्पल के नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल देते हैं इसका। देखो, सबसे पहले तो दिमाग में ये रखो कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आएगा।
जब एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो कौन सा चार्ज आता है उस पर बताओ। जब एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो कौन सा चार्ज आता है, तब आता है उस पर प्लस चार्ज, ठीक। और जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो आएगा कौन सा चार्ज, माइनस चार्ज। तो देने पर प्लस चार्ज और लेने पर माइनस चार्ज, ये तो क्लियर है। तो प्लस और माइनस चार्ज का क्या प्रोटॉन से कोई लेना देना है क्या? क्या प्रोटॉन कभी भी उसका कम ज्यादा होगा क्या? कभी नहीं। तो प्रोटॉन तो किसी भी एटम को क्या मिला है, एक आशीर्वाद के रूप में मिल गया है कि भैया आपको आपका ये प्रोटॉन होगा, ये आप मतलब तथास्तु, एकदम जैसे ब्रह्मा का आशीर्वाद मिलता है ना, बिल्कुल वैसे ही हर एक एटम का अपना क्या है, खुद का एक नंबर ऑफ प्रोटॉन है जो कि फिक्स है उसका, और वही से उसका न्यूट्रॉन भी है। इसके लिए चार्ज का आगे पीछे होना या प्लस माइनस का आना प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, वो गेम पूरा इलेक्ट्रॉन का रहेगा। तो देखो जैसे मान लो मेरे पास एग्जांपल मैं दूं, अगर सोडियम प्लस ऐसा, ये क्या है बताओ, पॉजिटिव है कैटायन है, तो हम जब इसमें निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है भाई बताओ, ये बताओ सोडियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 11। तो एटॉमिक नंबर तो क्या होगा, हमेशा फिक्स रहेगा, 11 ही रहेगा। ये देखो एटॉमिक नंबर क्या है इसका 11। तो देखो यहां पर क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर, और क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो देखो किसी भी सोडियम हो या क्लोरीन हो या फिर ऑक्सीजन हो, इसमें नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, याद रखना एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन ये हमेशा क्या होता है, फिक्स रहता है, कभी बदलता नहीं है। चाहे चार्ज जो भी है, चार्ज प्लस आए चाहे माइनस है, उसका एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ प्रोटॉन कभी नहीं बदलेगा, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, बताओ सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा। अगर मुझसे कोई बोले कि सोडियम का और सोडियम प्लस का, इन दोनों में बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, तो अलग अलग होगा कि एक ही होगा, तो एक ही होगा। प्लस साइन से प्रोटॉन का कोई लेना देना नहीं है, जो भी लेना देना है इलेक्ट्रॉन का है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे दोनों में, सेम, और एटॉमिक नंबर भी दोनों का सेम ही होगा, ठीक है। तो हम तो ये तो हमको पता ही है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, बताओ प्रोटॉन कितना होगा इसमें 11 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन तो उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है ना, और एटॉमिक नंबर हमको याद रहेगा पहले से, तो हम यहाँ पर आसानी से रख सकते हैं क्या 11। अब देखो माइनस क्या करूंगा मैं यहाँ पर, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, बताओ सोडियम के ऊपर में कितना प्लस चार्ज है, एक प्लस चार्ज है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर एक से उसको माइनस कर दूंगा, कितना आएगा बताओ 11 - 1 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम में देखो, सोडियम जो रहेगा, इस सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन, माइनस साइन 11 प्लस साइन 11 बराबर बराबर है, नो चार्ज, कोई चार्ज शो नहीं होगा। लेकिन जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बदल गया पॉजिटिव में, और यहाँ पर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने अभी भी 11 प्रोटॉन ही है, तो इसका 11 में से 10 ने इसको मार दिया, सोचो ना, माइनस और ये प्लस, तो ये -10 इसके +10 के साथ क्या हो जाएगा, बैलेंस बना लेगा और वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन अपना एक प्लस बचेगा ना, ये वही प्लस चार्ज जो है ऊपर में शो होता है। सोचो एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक प्लस चार्ज मिला इसको, 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो कितना दिखेगा 2 प्लस चार्ज दिखेगा, तो जितना प्लस जा रहा है ना वो उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करते जा रहा है, इस हिसाब से है वो। तो ये टॉपिक आपको आ गया होगा समझ में। एक एग्जांपल और देख लो, जैसे मान लो अपने पास है कैल्शियम 2+, अब बताओ क्या करेंगे इसमें हम लोग, कैल्शियम 2+ में क्या करेंगे, सिंपल है, देखो क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, कितना बताओ, चलो बताओ कितना नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें, जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा कितना होगा 20, माइनस क्या करें प्लस चार्ज क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ गया 18। सिंपल है। तो ऐसे आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे किसमें, निगेटिव में, मतलब कि एनायन में। एनायन में क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। यहाँ पर हमने क्या किया, चार्ज को माइनस किया था ना, यहाँ पर हम चार्ज को ऐड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा लिया है तब नेगेटिव चार्ज आया है, ठीक। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, जैसे मान लो मेरे पास एक एग्जांपल मैं इसको सुनाता हूँ, मान लो क्लोरीन माइनस है मेरे पास, Cl-। अब Cl- है तो बताओ Cl पे जो नंबर ऑफ क्या बोलते हैं प्रोटॉन है वो कितने होंगे, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। देखो एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन ये देखो कितने हैं 17, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिखेंगे पहले तो 17, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना लिख दिया मैं 17, प्लस करूंगा अब मैं, प्लस करके क्या करूंगा नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज है देखो -1, तो उसको ऐड कर दो,
एक है ना यहाँ पर, माइनस को नहीं ऐड करना है। यहाँ पर देखो, समझो ये माइनस है ना, तो यहाँ पर कितना है, एक ही है ना माइनस, तो उस संख्या को, नंबर को ऐड करना है, साइन को ऐड नहीं करना, याद रखना। तो कितना हो जाएगा ये 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। समझ में आया बात? तो 17 + 1 18 इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल ऐसे ही क्या आएगा अपना ऑक्सीजन की कहानी। देखो ऑक्सीजन इस्तेमाल लो ऐसा है, O2 नेगेटिव, बताओ क्या होगा। अब बताओ ऑक्सीजन में कितना होता है, कितना है बताओ। मैं बोला था निकालने के लिए, इसको निकाले कि नहीं निकाले, कितना आएगा 8 आएगा, देख लेना। ठीक है, तो ये 8 कितना हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। माइनस की प्लस क्या करूं बताओ, यहाँ माइनस मतलब यहाँ पर प्लस हो आएगा। देखो ना प्लस किए ना, तो प्लस करेंगे। अब नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज कितना बताओ, नेगेटिव चार्ज 2 करूं कि -2 करूं, 2, कितना आ गया 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस तरीके से हम प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोटॉन तो आपको याद रहेगा पहले से ही, एटॉमिक नंबर के बराबर रहेगा। इलेक्ट्रॉन के लिए हम डिफरेंट स्पीशीज जो कि हमारे पास न्यूट्रल चार्ज में भी 2 रहेगा, उनके हिसाब से उसको हमको सेट करके निकालना है। तो जल्दी से इसको नोट करो। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और जानेंगे कि क्या रिलेशन है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में। ठीक है, चलो फटाफट लिखो इसको। तो चलिए बच्चों, अभी हमने देखा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पीशीज में कैसे निकालते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो उसके लिए देखो एक फॉर्मूला मैं दे रहा हूं आपको, वो याद रखना। नंबर ऑफ देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है एटॉमिक मास। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। और इसको हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन, है ना, याद रखना। ये भी कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होता है। तो न्यूक्लियॉन मतलब इन दोनों को मिला के ही बोलते हैं क्या, न्यूक्लियॉन। क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोनों न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, इसलिए न्यूक्लियस से आया वर्ड न्यूक्लियॉन। ठीक है, अब देखो इसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं। इसे मान लो मेरे पास है सोडियम है। देखो सोडियम कितना होता है 23 11 होता है ये, है ना। अब मान लो मेरे को इसमें क्वेश्चन आया, फाइंड नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ऑल्सो फाइंड एटॉमिक मास। ये सारे चीजें हमको निकालना है इसमें। तो बड़ा इजी, देखो क्या करना है। पहली बात तो न्यूट्रल है तो ज्यादा उतना इशू नहीं बनेगा। क्या करना है, देखो सोडियम 11 23, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ क्या न्यूट्रॉन और एटॉमिक मास। क्या करेंगे, देखो सिंपल है एकदम। सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या बताया था, एटॉमिक नंबर के बराबर रहेगा। कितना भाई एटॉमिक नंबर 11, कर दो 11। अब क्योंकि ये न्यूट्रल स्पीशीज है तो जो प्रोटॉन होगा वही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। और न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अब देखो न्यूट्रॉन की कहानी। तो हमारे पास एटॉमिक मास देखो गिवन है, ऊपर में जो है क्या है वो एटॉमिक मास। तो यहाँ पर रख दो एटॉमिक मास। देखो यहाँ हमने रख दिया एटॉमिक मास इज इक्वल टू प्रोटॉन कितना है अपना 11 प्लस न्यूट्रॉन कितना है, यही तो निकालना है। अब इसको इधर लेके जाओ तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या आएगा 23 - 11 यानी कि 12। तो ये आ गया आपका 12 और एटॉमिक मास तो दिख रहा है ऊपर में 23। तो ये हमको सारा आना चाहिए इसमें कि कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जो है वो कैसे कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो एक एग्जांपल अपने पास आ गया सल्फर 2-। ठीक है, अब बताओ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है और मास कितना होता है। तो देखो सल्फर है 32-16 ये होता है। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्या इसके साइन से प्रोटॉन के पे कोई बात आएगी क्या, प्रोटॉन उतना ही रहेगा। कितना रहेगा 16 रहेगा प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा बताओ, इसके साइन से क्या इलेक्ट्रॉन पे कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, है ना। क्या बताया था बताओ, क्या है ये एनायन है ना। एनायन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस क्या करते हैं नेगेटिव चार्ज को उसमें ऐड कर देते हैं। तो प्रोटॉन कितना है अपना 16 प्लस कितने नेगेटिव चार्ज है 2, तो 2 को ऐड कर दो कितना आ गया 18। तो ये देखो निकला इसका 18 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो ये 16 है, ये 32 है। क्या करेंगे बताओ, मास माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन आएगा, क्या आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। मास कितना है बताओ इसका 32। देखो मास और एटॉमिक नंबर तो याद होना चाहिए हमको, कितना आ जाएगा 16।
और सबसे लास्ट जो है हमारा है वो एटॉमिक मास, वो तो याद ही रहेगा, वो कितना हो जाएगा 32। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। ये तो ये आपके नॉर्मल एक एक सिंगल एटम्स के, कई बार हमसे क्वेश्चन में ना ऐसा होता है SO4 2 माइनस। अब इसमें बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ये आ गया PO4 3 माइनस। तो इसमें अगर हमको एक एक एटम का पहले निकालोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो जैसे इलेक्ट्रॉन निकालना है अपने को, बताओ सल्फर का कितना होता है इलेक्ट्रॉन 16 होता है, प्लस ऑक्सीजन कितना होता है इलेक्ट्रॉन 8 होता है, लेकिन कितने ऑक्सीजन है, ऐसे 4 ऑक्सीजन है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस क्या करेंगे बताओ, ऊपर में माइनस साइन है ना, तो प्लस कर देंगे, कितना 2 माइनस है तो 2 प्लस कर दोगे ना, कितना होगा 16 प्लस 32 प्लस 2, इसको जोड़ लो, जो आएगा वही होगा, ऑलमोस्ट हिसाब से 50 आएगा। तो ये है, अब इसका आंसर आप खुद से निकालो, ठीक है। तो ये आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए आपकी बेसिक केमिस्ट्री के लिए, इतना तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए। इसके बाद एक टॉपिक बचा अपना कैलकुलेशन का, वो मैं फटाफट कराता हूँ और आपका यहीं से वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगा।